हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्विम स्टडी हब में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग समाजशास्त्र के अद्यतन प्रवृत्तियाँ को पढ़ रहे हैं। तो मेरा 14-15 वीडियो अपलोड हो गया है। सो आप लोग जरूर देखिएगा। अब हम लोग अद्यतन प्रवृत्तियाँ में वस्तु विनिमय सिद्धांत, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत, प्रकारवाद, नौ प्रकारवाद सिद्धांत सब पढ़ चुके हैं। अब सामाजिक प्रणाली आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामाजिक प्रणाली में पहला क्वेश्चन, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है। ए ऑप्शन है टालकट पार्सन्स, बी ऑप्शन है R. M. मैकाइवर, सी ऑप्शन है पेरेटो, डी ऑप्शन स्पेंसर। तो इसमें क्या होगा? तो ए ऑप्शन होगा टालकट पार्सन्स। टालकट पार्सन्स सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय जाता है। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय टालकट पार्सन्स को दिया जाता है। उन्होंने समस्त समाज को सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया है। उन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि समाज में व्यक्तियों का आचरण किस प्रकार प्रभावित होता है। इस हेतु 4 प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण होता है और पुनः इन 4 प्रकार की व्यवस्थाओं से व्यक्तियों का आचरण निर्धारित होता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको कूट में उत्तर देना है। पहला है अनुकूलन का सिद्धांत, पहला अनुकूलन का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा है लक्ष्य प्राप्ति, पांचवा है प्रच्छन्नता, छठा है सामाजिक। इसको क्रम में सजाना है, मतलब कौन से पहले होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, पहला होगा, इसका ये ऑप्शन सही है अनुकूलन। उसके बाद होगा आपको एकीकरण, फिर होगा लक्ष्य प्राप्ति, उसके बाद होगा प्रच्छन्नता। अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रच्छन्नता। इसका सी ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। पार्सन्स ने बताया है कि सामाजिक व्यवस्था के सामने 4 प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं, जिसका निदान व्यवस्था के हित में बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यवस्था के 4 समस्याओं से निपट नहीं पाता है तो व्यवस्था में गड़बड़ी या व्यवस्था के समाप्त हो जाने की समस्या उत्पन्न होती है। ये 4 प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं हैं। प्रच्छन्नता, इसमें 2 रूप है, प्रच्छन्नता में 2 रूप है, प्रतिरूप, अनुरक्षण, तनाव प्रबंधन, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति तथा एकीकरण या एकता सब है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रक्रियात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रक्रियात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं? तो ए है 4, बी है 3, सी है 2, डी है 8। इसमें कौन सा सही होगा? ए सही होगा, 4। पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रक्रियात्मक पूर्वापेक्षाएं? तो 4 है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रकार करने की आवश्यकता है? पहला अनुकूलन, दूसरा है सामाजिक क्रिया, तीसरा है एकीकरण, चौथा है सामाजिकरण, पांचवा है लक्ष्य प्राप्ति, छठवा है प्रतिरूप अनुरक्षण। तो इसको कुट में देना है आंसर कि कौन कौन होगा। तो इसका आंसर होगा सी, पहला, इसका होगा पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर छठा। अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रतिरूप। तो इसका छठा क्वेश्चन है, छठवा आंसर है। तो याद रखिएगा आप लोग। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण तथा तनाव नियंत्रण यथास्थिति जो सामाजिक व्यवस्था की 4 प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं, इसने किसने स्वीकार किया है? ए है मैक्स वेबर, बी है टी पार्सन, सी है R. K. एमर्टन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, टी पार्सन्स। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण तथा तनाव नियंत्रण यथास्थिति को सामाजिक व्यवस्था की चार प्रकार में कार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं जो दिए हैं वो टी पार्सन्स ने दिए हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 है व्यक्तित्व व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। निम्नांकित में इसके उसके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है? ए है आर्थिक व्यवस्था, बी है राजनीतिक व्यवस्था, सी है सामाजिक व्यवस्था, डी है मनोवैज्ञानिक व्यवस्था। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक व्यवस्था। व्यक्तित्व व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, ये तीनों पार्सन्स द्वारा बताया गया और सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है। ठीक है, पार्सन्स ने समस्त समाज को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया है। उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में क्रिया शब्द का प्रयोग सामाजिक व्यवहार के पर्यवाची के रूप में किया है। पार्सन्स ने प्रारंभ में 3 प्रकार की व्यवस्थाओं की चर्चा की थी, वे सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था तथा व्यक्तित्व व्यवस्था है। बाद में उन्होंने जैविक व्यवस्था को भी जोड़ दिया। पार्सन्स ने जैविक व्यवस्था को भी अपने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में इसलिए रखा है कि व्यक्ति या समाज को जीवित रहने के लिए किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया का होना नितांत आवश्यक है। आर्थिक व्यवस्था के अभाव में सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्या? तो आर्थिक व्यवस्था के अभाव में सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसका कहना है? तो ये पार्सन्स का कहना है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, तो सूची को मिलाना है।
ये कौन किसका होगा? सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित, सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सांस्कृतिक व्यवस्था, ए है सामाजिक व्यवस्था, बी है सांस्कृतिक व्यवस्था, सी है व्यक्तित्व व्यवस्था, डी है जैविक व्यवस्था। तो इसका सामाजिक व्यवस्था का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एकीकरण। एकीकरण। सांस्कृतिक व्यवस्था का क्या हो जाएगा? तो तनाव नियंत्रण। इसका तनाव नियंत्रण। व्यक्तित्व व्यवस्था का लक्ष्य प्राप्ति। जैविक व्यवस्था का अनुकूलन होगा। सामाजिक व्यवस्था का एकीकरण, मतलब ए का 1 होगा, बी का 4 होगा, सी का 2 होगा, डी का 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में है। सामाजिक व्यवस्था का एकीकरण, सांस्कृतिक व्यवस्था का तनाव नियंत्रण, व्यक्तित्व व्यवस्था का लक्ष्य प्राप्ति और जैविक व्यवस्था का अनुकूलन होगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग अब प्रघटना शास्त्र को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? ए है टार्गट पार्सन, बी है एडमंड हुर्सल, सी है हर्बर्ट स्पेंसर, डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, एडमंड हुर्सल। एडमंड हुर्सल प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? तो एडमंड हुर्सल थे। हीगल की पुस्तक फिनामिनोलॉजी ऑफ माइंड 1807 में सर्वप्रथम फिनामिनोलॉजी शब्द के प्रयोग के बाद समाज विज्ञान की शाखा दर्शन शास्त्र की यह मुख्य अवधारणा बन गई, किंतु आधुनिक काल में यह परंपरा का मुख्य स्रोत हमें एडमंड हुर्सल की कृतियों में देखने की मिलता है। फिनामिनोलॉजी दो शब्दों फेनामई तथा लोगो से बना है, जिसका अर्थ तर्क के द्वारा प्रकट होना होता है। प्रकटना शास्त्र विधि को समाज शास्त्र में प्रयोग करने का श्रेय एडमंड गुस्ताव अल्बर्ट हुर्सल के शिष्य अल्फ्रेड शुट्ज को है। वास्तव में शुट्ज की कृति 1932 में प्रकटना क्रियावादी समाजशास्त्र के उद्भव की नींव रखी। इसका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी है। प्रघटना शास्त्र की अवधारणा मैक्स वेबर की वर्स्टहेन की धारणा से मिलती जुलती है, जो कर्ता के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाओं के अर्थ को जानने पर बल देते हैं। दूसरा है, वर्ष 1960 के बाद प्रघटना शास्त्र समाजशास्त्र पर छा गया। इसका सर्वाधिक चिरकालीन प्रभाव एथनोमाइडोलॉजी पर पड़ा। पीटर वर्जर और थॉमस लुकमन ने अपनी पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966 में प्रघटना शास्त्र पर आधारित एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सामाजिक क्रिया और सामाजिक संरचना के दोनों सिद्धांतों के मूल बातों को मिलाने का प्रयत्न किया है। प्रघटना शास्त्र के विकास में 3 विचारकों का प्रमुख योगदान रहा है। यूरोप में उसके प्रणेता हुर्सल और शुट्ज रहे हैं। अमेरिका में इसका विकास जॉर्ज संताना ने किया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? ए है लॉरी अस्प्रिंग, बी है अल्बर्ट हुर्सल, सी है बर्टर बर्जर, डी है टी लुकमान। इसका क्या होगा? तो इसका अल्बर्ट हुर्सल होगा। बी ऑप्शन सही है, अल्बर्ट हुर्सल। प्रघटना शास्त्र के प्रणेता माना जाता है अल्बर्ट हुर्सल को। समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिगल, हुर्सल, सात्रे, शुट्ज। तो इसका क्या होगा? तो ए ऑप्शन होगा, हिगल। प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले हिगल ने माना था। जब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछेगा तो हिगल होगा, और प्रघटना शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो हुर्सल होंगे। ठीक है, हुर्सल, अल्बर्ट हुर्सल होंगे। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र का जनक समझा जाता है? ए जे हैबरमास, बी ए शुट, सी एच आर बेनगर, डी के मैनहाइम। तो इसका भी ऑप्शन सही होगा, ए शुट। प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ए शुट को माना जाता है, शुट को। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन घटना विज्ञान के अध्ययन से संबंध है? ए एडमंड हुर्सल, बी है सी एच कुले, सी है कार्ल मार्क्स, डी है आर एम मैकाइवर। तो इसका क्या होगा? तो इसका ए ऑप्शन है, एडमंड हुर्सल। घटना विज्ञान के अध्ययन से संबंध कौन है? तो एडमंड हुर्सल। अलग अलग तरीके से इसको पूछा है। जनक के रूप में पूछा है, इसको प्रणेता के रूप में पूछा है, मतलब अलग अलग बदल कर पूछ रहा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका एडमंड हुर्सल है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, दी फिनामिनोलॉजी ऑफ दी सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? दी फिनामिनोलॉजी ऑफ दी सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? ए है GW.F. हिगल, बी है ए शुट्ज, सी है एम राजर्स, डी है एच फर्गुसन। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ए शुट्ज। दी फिनोमोलॉजी ऑफ दी सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ए अल्बर्ट शुट्ज ने लिखा था। ए शुट्ज का मतलब अल्बर्ट शुट्ज ने लिखा था। ठीक है, तो हम लोग 6 क्वेश्चन देखते हैं। अब 6 क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रघटना शास्त्रीय हास का उद्देश्य
विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है। यह किसका विचार है? प्रघटना शास्त्रीय हास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है। किसका विचार है? तो ए है GW हीगल, बी है एडमंड हुसर्ल, सी है अल्फ्रेड शुर्ज, डी है M हाइडेगर। तो इसमें बी ऑप्शन रहेगा एडमंड हुसर्ल। एडमंड हुसर्ल का विचार है कि प्रघटना शास्त्रीय हास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करता है। एडमंड हुसर्ल का विचार है कि प्रघटना शास्त्रीय हास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन रहेगा एडमंड हुसर्ल। प्रघटना शास्त्रीय हास का उद्देश्य एडमंड हुसर्ल से संबंधित है। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन अब देखते हैं। एडमंड हुसर्ल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया है वे हैं: पहला तात्पर्य अंतर्वस्तु, दूसरा है ज्ञान का कोष्टीकरण, तीसरा परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता, चौथा है चेतना की अभिप्रायिकता। तो इसको कूट में देना है। ए ऑप्शन है पहला और दूसरा, बी ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन है दूसरा और चौथा, डी ऑप्शन है तीसरा और चौथा। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें दूसरा होगा और चौथा होगा। ज्ञान का कोष्टीकरण और चेतना की अभिप्रायिकता। तो इसका कौन सा होगा सही? तो सी ऑप्शन सही होगा, दूसरा और चौथा। ठीक है, एडमंड हुसर्ल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु ज्ञान का कोष्टीकरण तथा चेतना की अभिप्रायिकता के अवधारणाओं का प्रयोग किया है। क्या क्या किया है? तो विचारों की विवेचना तो ज्ञान का कोष्टीकरण, अभिप्रायिकता की अवधारणाओं का प्रयोग किया। कोष्टीकरण और चेतना की अभिप्रायिकता किसने किया? एडमंड हुसर्ल ने किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो 8 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? ए ऑप्शन जीवन जगत, बी ऑप्शन अंतर आत्मपरकता, सी ऑप्शन प्राकृतिक मनोवृत्तियां, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। इसमें क्या होगा? इसका डी होगा उपयुक्त सभी। इसका उपयुक्त सभी होगा। जीवन जगत, अंतर आत्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियां, ये सभी होगा। ठीक है, अल्फ्रेड शुर्ज ने प्रघटना शास्त्र का प्रमुख 3 तत्व है: जीव जगत, स्वाभाविक या प्राकृतिक मनोवृत्तियां तथा अंतर व्यक्ति निष्ठा। ये तीनों ही तत्व प्रघटना शास्त्र की आधारशिला माने जाते हैं और प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र की रचना इन तीनों अवधारणाओं के आधार पर की है। शुर्ज ने प्रघटना शास्त्र को और अधिक विकसित करने में हिप तथा राथ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 9 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रघटना शास्त्री ने जीवन की दुनिया, अंतर व्यक्ति निष्ठा और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्यक्षों का प्रयोग किया है? ए है वेबर, बी है मीड, सी है शुर्ज, डी है लुकमान। तो इसका सूर्य जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। सूर्य प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्यक्षों का प्रयोग किसने किया है? तो सूर्य ने किया है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य घटना विज्ञान किसका अमूलचूल विकल्प है? तो थोड़ा ही मध्यम दिख रहा है इसलिए मैं 2 बार पढ़ दूंगी। प्रत्यक्षवाद, बी है उद्विकासवाद, सी है प्रकार्यवाद, डी है विसरणवाद। ए है प्रत्यक्षवाद, बी है उद्विकासवाद, सी है प्रकार्यवाद, डी है विसरणवाद। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा प्रत्यक्षवाद। दृश्य घटना विज्ञान किसका अमूलचूल विकल्प है? तो प्रत्यक्षवाद का है। ठीक है, 11 क्वेश्चन देखते हैं। प्रघटना शास्त्र इसके लिए एक अतिवादी विकल्प है। ए है विकासवाद, बी है प्रत्यक्षवाद, सी है प्रकार्यवाद, डी है प्रसारणवाद। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा प्रत्यक्षवाद। प्रघटना शास्त्र किसके लिए अतिवादी है? तो प्रत्यक्षवाद के लिए अतिवादी है। 12 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यय शास्त्र किससे संबंधित है? प्रत्यय शास्त्र किससे संबंधित है? ए है आदर्श प्रारूप प्रत्यय से, बी है वैज्ञानिक परियोजना की खोज से, सी है समाज में व्यवस्था की समस्या से, डी है दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा दैनिक सामाजिक जीवन के सिद्धांतों से। प्रत्यय शास्त्र किससे संबंधित है? तो दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन देखते हैं। घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है? घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है? ए है वर्णनात्मक दृष्टिकोण, बी है व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, सी है परंपरागत दृष्टिकोण, डी है अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण। तो इसका बी ऑप्शन है व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। बी ऑप्शन होगा व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है? तो व्याख्यात्मक दृष्टिकोण पर अपनाने पर बल देता है। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। पहला है घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। दूसरा है घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। तीसरा है घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। चौथा है घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज का प्रयास करता है। तो इसको कोड में देना है आंसर को।
तो इसका आंसर डी सही होगा, पहला और दूसरा। तो इसका पहला और दूसरा आंसर सही है। घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है और दूसरा है घटनाशास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। ठीक है, तो इसका पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन डी सही है इसमें। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ। इसका डी ऑप्शन है पहला और दूसरा। जॉन रेक्स के अनुसार प्रघटना शास्त्र एक विशेष प्रकार का अंतर्ज्ञान है जिसके द्वारा वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को तथा सामाजिक जीवन के तथ्यों के बारे में सिद्धांतों को निर्मित किया जाता है। अंतः स्पष्ट है कि प्रघटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है तथा यह साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। ठीक है, तो अब लोक विधि विज्ञान सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। लोक विधि विज्ञान निम्नांकित में से लोक विधि विज्ञान एथनोमैथोडोलॉजी का प्रणेता कौन है? एथनोमैथोडोलॉजी का प्रणेता कौन है? ए है मैकाइवर, बी है कूले, सी है पार्सन, डी है गारफिंकल। इसका डी ऑप्शन सही होगा, गारफिंकल। लोक विधि विज्ञान के प्रणेता कौन है? तो गारफिंकल है। इसका अंग्रेजी वर्ड दिया है एथनोमैथोडोलॉजी। ठीक है, सामाजिक स्थितियों को परिभाषित एवं विश्लेषित करने के लिए व्यक्ति कुछ विचारधाराओं को पालन एवं प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में नव विकसित अध्ययन विधि जिसे निर्जातीय पद्धति या लोक विधि विज्ञान एथनोमैथोडोलॉजी कहा जाता है। इन सामाजिक स्थितियों को परिभाषित एवं विश्लेषित करने वाले नियमाचारों की खोज की ही एक विधि है। इस उपागम के प्रमुख प्रवर्तक विद्वान हेराल्ड गारफिंकल रहे हैं, जिनकी पुस्तक स्टडीज इन इथनोमैथोडोलॉजी 1967 के प्रकाशन द्वारा अध्ययन के इस उपागम का सूत्रपात हुआ। इस उपागम को विकसित करने में गारफिंकल को अल्फ्रेड शुट्ज की फिनामिनोलॉजी की विचारधारा से प्रेरणा मिली। इसे अग्रसर करने में गाफमैन, विटनर, चर्चिल, सेक्स, संगोप तथा सिसोरल आदि विद्वानों ने प्रमुख भूमिका अदा की है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निर्जातीय विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है? ए है इमानुएल दुर्खिम, बी है मालिनोवस्की, सी है हेराल्ड गारफिंकल, डी है अल्फ्रेड शुट्ज। इसमें हेराल्ड गारफिंकल होंगे। निर्जातीय विज्ञान पद्धति के संस्थापक कौन थे? तो हेराल्ड गारफिंकल थे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हेराल्ड गारफिंकल ने किस वर्ष निर्जातीय पद्धति शास्त्र शब्द का प्रयोग किया है? ए है 1965, बी है 1970, सी है 1975, डी है 1967। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, 1967। हेराल्ड गारफिंकल ने 1967 में निर्जातीय पद्धति शास्त्र के शब्द का प्रयोग किया। कब किया? तो 1967 में निर्जातीय पद्धति शास्त्र का शब्द का प्रयोग किसने किया? हेराल्ड गारफिंकल ने किया था। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसने निर्जातीय विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत का प्रतिनिधित्व किया? ए है एच गारफिंकल, बी है आर टर्नर, सी है ई गाफमैन, डी है के डेनिस। तो इसका सी ऑप्शन सही, ई गाफमैन। इसका सी ऑप्शन सही होगा, ई गाफमैन। निम्नांकित में से किसने निर्जातीय विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत का प्रतिनिधित्व किया? तो ई गाफमैन ने किया था। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोक विधि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, लोक विधि विज्ञान सामान्य बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता है। दूसरा, वे यथार्थ निर्माण की सामान्य बोध की पद्धति का अध्ययन करते हैं। तो इसको कूट में देना है, कौन होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, पहला दूसरा दोनों होगा, न तो पहला होगा न तो दूसरा होगा। तो इसका पहला और दूसरा दोनों होगा। ठीक है, इसका पहला और दूसरा दोनों होगा, तो सी ऑप्शन सही है, पहला दूसरा दोनों है इसका। चलिए तो आगे छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है। ए है लिखित अभिलेखों का अध्ययन, बी है आंकड़ों का सांख्यिकी वर्णन, सी है समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका, डी है आंकड़ों के संकलन की व्यवस्थित विधि। तो इसका सी ऑप्शन सही है, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। डॉक्यूमेंट्री वृत्तचित्र पद्धति का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल मैनहीन और अल्फ्रेड शुट्ज द्वारा किया गया था। तत्पश्चात एथनोमैथोडोलॉजी शब्द के आविष्कारक अमेरिकी समाजशास्त्री हेराल्ड गारफिंकल द्वारा प्रयोग में लिया गया था। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका है। 7 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा समाजशास्त्रीय सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में उपयोग करता है? ए है प्रघटना विज्ञान, बी है लोक विधि विज्ञान, सी है विनिमय सिद्धांत, डी है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, लोक विधि विज्ञान। लोक विधि विज्ञान में उल्लंघन प्रयोग एक विधि है जो शिक्षा, लैंगिकता और संगठनात्मक रूपों आदि पर किया जाता है। इनका प्रयोग लैंगिकता के मामले में हेराल्ड गारफिंकल ने एग्नेस नामक व्यक्ति पर किया। गारफिंकल ने इस प्रक्रिया को पासिंग कहा है। वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लोग समाज और कुछ निश्चित वर्ग के सदस्य के रूप में नियमित प्रथाओं को सीखते हैं और नियमित रूप से उसका प्रयोग करते हैं, जो उन्हें पुरुषों या महिलाओं के रूप में सफलतापूर्वक पहचान पाने यानी पास होने की अनुमति देते हैं। यह केवल इस प्रथाओं को सीखने में है जो हम एक समाजशास्त्री अर्थ में लैंगिकता की अवस्थिति की अवधारणा में आते हैं। ठीक है, तो इसका लोक विधि विज्ञान होगा, बी ऑप्शन सही है, लोक विधि विज्ञान।
तो 8 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको भी कूट में देना है 8 क्वेश्चन। गार्फिंकल के लोक विधि विज्ञान में जिन प्रमुख अवधारणाओं को प्रयुक्त किया गया है वे है, पहला दस्तावेजी विधि, दूसरा है निजवाचक क्रिया, सी है निर्देशिका, तीसरा है निर्देशिका, चौथा है सामान्य वास्तविकता। तो इसको कूट में देना है, पहला और दूसरा सही होगा कि बी में है पहला और दूसरा तीसरा सही होगा, सी में दूसरा तीसरा चौथा सही होगा कि डी में पहला दूसरा तीसरा चौथा सब सही होगा। इसका डी ऑप्शन होना चाहिए, कहें कि सब सही है इसमें। दस्तावेजी विधि, निर्वाचक क्रिया, निर्देशिका, समान वास्तविकता, तो ये सब लोग विधि विज्ञान के प्रमुख अवधारणा है। दस्तावेजी विधि, निर्वाचक क्रिया, निर्देशिका, सामान्य वास्तविकता, सब क्या है गार्फिंकल के लोग विधि विज्ञान में की अवधारणा के प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग का लोक विधि विज्ञान खत्म हो गया, तो अब उत्तर आधुनिकता हम लोग देखते हैं। उत्तर आधुनिकता की अवधारणा को देखेंगे, तो चलते हैं आगे पहला क्वेश्चन पूछ के। निम्नांकित में कौन उत्तर आधुनिकता के समर्थन है? ए ऑप्शन एंथनी गिडिंस, बी ऑप्शन है जया बार्डिलार्ड, सी ऑप्शन है जे हैबरमास, डी ऑप्शन है जे सी अलेक्जेंडर। तो इसका जया बार्डिलार्ड होगा। उत्तर आधुनिकता के समर्थक कौन थे? तो जया बार्डिलार्ड। उत्तर आधुनिकता के समर्थक कौन थे? तो जया बार्डिलार्ड। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है? ए ऑप्शन है जीन फ्रांसिस लियोटार्ड, बी ऑप्शन है जैक दरिंदा, सी ऑप्शन है माइकल फोकाल्ट, डी ऑप्शन है यह सभी। तो यह सभी होगा, जीन फ्रांसिस लियोटार्ड और दैनिक जैक दरिंदा तथा माइकल फोकाल्ट उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें सभी होगा, जीन फ्रांसिस लियोटार्ड, जैक परिंदा, माइकल फोकाल्ट, यह सभी उत्तर आधुनिकता के सिद्धांत है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिक विचार नहीं है? ए है जे एलेक्जेंडर, बी है जे देरिंदे, सी है जेमसन, डी है जे एफ लियोटार्ड। तो इसे ए ऑप्शन नहीं होगा, उत्तर आधुनिकता के विचारक नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है। तो इस पर आप लोग क्या कीजिएगा कि नहीं पूछ रहा है। ठीक है, नहीं तो नहीं दिया है, तो इसमें जे एलेक्जेंडर नहीं होंगे, और जे देरिंदा, जेमसन, जे एफ लियोटार्ड, ये सभी उत्तर आधुनिकता के विचारक हैं, लेकिन जे एलेक्जेंडर उत्तर आधुनिकता के विचारक नहीं है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता उत्तर आधुनिकता के लिए सत्य है? सत्य नहीं है। पूछ रहा है इनमें से कौन सी विशेषता उत्तर आधुनिकता के लिए सत्य नहीं है? तो यहाँ दिया है नहीं है, तो नहीं का ध्यान दिया। ए है यह मानवता को महत्व देती है, बी है यह भावनाओं को महत्व देती है, सी है यह सहयोग को महत्व देती है, डी है यह तर्क और प्रतिस्पर्धा को महत्व देती है। तो इसका बी ऑप्शन डी ऑप्शन से यह तर्क और प्रतिस्पर्धा के महत्व देती है, यह तर्क और प्रतिस्पर्धा को महत्व देती है। उत्तर आधुनिकता वाद मानवता, भावनाओं तथा सहयोग को महत्व देती है, यह तर्क और प्रतिस्पर्धा को महत्व नहीं देती है। तो हम लोग का समाजशास्त्र की अध्ययन प्रवृत्तियाँ खत्म हो चुका। अब हम लोग सामाजिक संस्थाएं पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो में मैं सामाजिक संस्थाएं अपलोड करूंगी। तो आज मेरा ये वीडियो समाजशास्त्र की अध्ययन प्रवृत्तियाँ से है, जरूर आप लोग देखिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा कि आप लोग को क्लास कैसी लगती है, और अच्छा क्वालिटी बनाने के लिए आप लोग हमको मोटिवेशन देते रहिएगा। ठीक है, तो शुभ रात्रि।